हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए सभी जियोग्राफी के क्वेश्चन। ये लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जियोग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसमें आपसे पूछा है ऐसा कौन सा पठार रहता है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं क्योंकि उसमें काली मिट्टी की मात्रा अधिक होती है और वो खेती के लिए भी अच्छे होते हैं। तो ये कौन से पठार हैं? ये दक्कन का लावा पठार है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होते हैं, इसमें की काली मिट्टी होती है, तो ये दक्कन लावा का पठार होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? ये भी ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मध्य प्रदेश जो है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का प्रयोग किया जाता है? तो किस राज्य में जल को संचयन करने के लिए मतलब कि बचा के रखने के लिए कुंड या टांका का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जल की मात्रा थोड़ी सी कम हो, मतलब कि राजस्थान में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जल को संचय करने का मतलब कि जल को बचाने के लिए कुंड या टांका का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पे बहती है? तो ये बहती है 14 डिग्री नॉर्थ पे बहती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गर्मियों के महीनों में जो पूर्व जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पे बहती है? तो ये 14 डिग्री नॉर्थ में बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस भाग में गर्म लू हवा चलती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस भाग में जो है लू हवा ज़्यादा चलती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा, उत्तर और पश्चिम भाग में जो लू हवाएं हैं ज़्यादा चलती है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जो उत्तर और उत्तर पश्चिम का भाग होता है, यहाँ पे लू जो है ज़्यादा चलती है। लू का मतलब होता है गर्म हवा। जैसे आप नॉर्थ में अगर रहते होंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में क्या है कि गर्मियों के महीनों में, मई या जून के महीनों में गर्म हवाएं ज़्यादा चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को डैश कहा जाता है, मतलब कि लू कहा जाता है, जो कि गर्म हवा होती है और वो कब चलती है? गर्मियों के महीनों में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गर्मियों में उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में चलने वाले जो गर्म हवाएं होती हैं उन्हें लू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल लगभग 103 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक है? तो ये है प्रशांत प्लेट। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल है लगभग 103 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक है? तो ये प्रशांत प्लेट है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? जो कोई स्थान है उसकी जलवायु इनमें से किसके द्वारा प्रभावित नहीं हो सकती? तो जलवायु जो है वो मिट्टी के प्रकार के द्वारा कभी भी जो है प्रभावित नहीं होती। वहाँ की मिट्टी कैसी है, इस बात से जलवायु पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसी भी राज्य की, किसी भी स्थान की मिट्टी कैसी है, इससे उसकी जलवायु पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? उसमें आपसे पूछा गया है कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से देखा जाए तो श्रीलंका के नज़दीक में है? तो ये केवल कराईकल है। तो केवल कराईकल जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है श्रीलंका के। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि श्रीलंका के सबसे नज़दीक वाले हिस्से में कौन सा स्थान पड़ता है? तो कराईकल पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रजाति को ब्लैक लिप्स मोती सिप्स के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रभाव वित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो ये क्या पाया जाता है इसके अंदर? तो ये पाया जाता है पिंक टागा मार्गेटिक सेरा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, पिंक टाडा मार्गेटिक सेरा पाया जाता है ये, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाया जाता है, मतलब कि उसके अंदर पाया जाता है। तो पिंक टागा मार्गेटिक सेरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर ट्रांस बाउंड्री नदी है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर कौन सी ट्रांस बाउंड्री नदी जो है वो इन दोनों के बीच में बहती है? तो ऑप्शन नंबर 4 रावी नदी जो है हमारा, वो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में बहती है। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, भारत की कौन सी भौतिक विशेषताएं मध्य एशिया से आने वाली
ठंडी हवाओं को भारत के उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में ऐसी कौन-सी जगह है, ऐसी क्या विशेषता है कि जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएँ आती हैं, उसे कोई ऐसा चीज़ है जो रोक लेता है। तो ये कौन है? ये हिमालय है हमारा, जो कि मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं को रोक लेता है, ताकि हमारे भारत में उस तरह की ठंड नहीं पड़ पाती। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ज़्यादातर कौन रोक लेता है? तो हमारा हिमालय जो है, वो रोक लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कहाँ पे रेल परिवहन का विकास कम हुआ, मतलब वहाँ पे रेल जो है अच्छे से नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे रेल का विकास कम हुआ। तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम की जगह थोड़ी-सी समतल नहीं है, ऊबड़-खाबड़ है, तो वहाँ की रेल पे मतलब रेल की पटरियाँ बिछाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, इसीलिए वहाँ पे रेल परिवहन उतने अच्छे से नहीं मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन-सा है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन-सा है? तो 2021 के अनुसार ये अमेज़न बेसिन है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 2021 के दौरान जो है 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पहला दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है अमेज़न बेसिन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 2021 के अनुसार भी ये सबसे बड़ा दुनिया का जल निकासी बेसिन था, और 2025 में भी अगर आपसे पूछा जाए तो इस समय भी जो है अमेज़न बेसिन ये दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पहला दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है अमेज़न बेसिन, 2025 में भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ओज़ोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो जो ओज़ोन परत है, ओज़ोन लेयर है हमारी, वो किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो वो पराबैंगनी विकिरण होती हैं, जो यूवी रेज़ जिसे कहते हैं, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, ताकि वो चीज़ हमारे पृथ्वी पे डायरेक्ट ना आ पाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन-सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो अधिक जनसंख्या के कारण इनमें से क्या चीज़ें हो सकती हैं? भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव पड़ना, मतलब कि ज़्यादा लोग होंगे, तो हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में इसका खपत होगा, तो इससे प्रॉब्लम होगी, इसलिए आमतौर पे अधिक जनसंख्या होने के कारण भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव पड़ता है और वो चीज़ें जल्दी-जल्दी खत्म होने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। abunus और महागनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसमें आपसे पूछा है, abunus और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि abunus और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? तो कौन-सा युग्म जो है, उसमें कोई सीमा साझा नहीं है? तो भूटान और मेघालय जो है, ये दोनों आपस में कोई भी सीमा साझा नहीं करते, थोड़े से दूर-दूर पे हैं, इसलिए ये भूटान और मेघालय दोनों एक-दूसरे से कोई सीमा साझा नहीं करते। भूटान और पश्चिम बंगाल करते हैं, भूटान और अरुणाचल प्रदेश करते हैं, भूटान और असम करते हैं, पर भूटान और मेघालय जो है, ये कोई भी सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सास वालिचियाना जो है, वो जुक्स हिमालय एक औषधि पौधा है, जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो टेक्सास वॉल्चिएना एक औषधि पौधा है, जो किस राज्य में पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश के राज्य में पाया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि टेक्सास वॉल्चिएना एक औषधि पौधा है, मतलब इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और ये कहाँ पे, किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य से जल संग्रहण रचनाओं के निर्माण के लिए नीरू-मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया है? भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू-मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के साथ शुरू किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश ने नीरू-मीरू कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन-सी है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, भोपाल झील। भोपाल झील जो है, वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो जैसा कि आप इस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि इसमें भोपाल झील दिया गया है, क्योंकि इसमें गोवन सागर जो झील है, जो कि भारत में स्थित है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे अभी, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि भारत में स्थित है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। इसी तरह ऑप्शन में जो ऑप्शन है भोपाल झील, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे और कृत्रिम झीलों के उदाहरण देख पा रहे होंगे, इसमें वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, फिर है जयसमंद झील राजस्थान में है, सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है, और भोपाल झील जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इन ऑप्शन में से कोई भी एक अगर रहेगा, तो आप उस पे टिक करेंगे। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि एशिया की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, वो गोविंद सागर झील है, और उसके बाद कुछ और ऑप्शन में आते हैं, तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुलर झील भी इसका राइट आंसर है,
जयसमंद झील भी, सुदर्शन झील भी और भोपाल झील भी। तो ये सभी कृत्रिम झील में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्वांचल हिमालय में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये जो है पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित है? तो शिवरॉय की पहाड़ियां जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित है। तो पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो शिवरॉय की पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचय प्रणाली की पहचान कीजिए। जो जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचय प्रणाली है वो कौन सी है? वो है खड़ीम। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचय प्रणाली है खड़ीम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर 4, पूर्वी तटीय क्षेत्र में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, पूर्वी तटीय क्षेत्र में ग्रीष्मकाल ऋतु में थोड़ी सी कम वर्षा होती है, लेकिन जब मानसून वापस लौट रहा होता है तो उसकी तेज हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में पूर्वी तटीय क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होने को हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? जो सुंदरी वृक्ष है वो भारत के किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ये पाया जाता है मैनग्रोव के वनों में। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो मैनग्रोव में पाया जाता है, मैनग्रोव वनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा बंदरगाह ऐसा है जिसे सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश और उनकी आधिकारिक भाषाओं का सही मिलान करना है। इसमें कुछ देश दिए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन से देश में कौन सी भाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो बोली जाती है। तो देश का नाम और आधिकारिक भाषाएं, जैसे कि पहले नंबर पे है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो इसमें बोली जाती है दरी भाषाएं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह है हमारा दूसरा ऑप्शन भूटान। भूटान में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो ये डुनजोंगखा भाषा बोली जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, डुनजोंगखा भाषा भूटान में बोली जाती है। फिर है तीसरा हमारा ऑप्शन जो कि है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आप सभी को पता होगा कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो ये उर्दू भाषा बोली जाती है। और इसी तरह म्यांमार आ जाएगा, और म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाएगी? बर्मी भाषा बोली जाएगी। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ए सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद मौसम में नहीं उगाई जाती? तो कौन सी ऐसी फसल है जो भारत के जायद मौसम में नहीं उगाई जाती? तो ये जायद मौसम में चावल की खेती नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चावल जो है वो जायद की फसल नहीं होती है। चावल जो है वो खरीफ की फसल होती है, जिसे जून जुलाई के महीने में इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास इसे काट लिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चावल जो है वो जायद की नहीं खरीफ की फसल होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विशेषकर रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये आम्र की वर्षा, जिसे मैंगो शावर कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के विशेष रूप में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु मतलब साउथ के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना हमें देखने को मिलती है, जिसे आमतौर पर वहाँ के लोग आम्र वर्षा या फिर मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी घाट के बीच, जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे। मन्नार की खाड़ी यहीं पे स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी घाटों के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो शिवरॉय की पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही बार देखिए, 2-2 बार ये पूछा जा रहे हैं। एक एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिवरॉय की पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निकलते हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उसे
विली विलीज के रूप में जाना जाता है। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विलीज के रूप में जाना जाता है। और ये हरिकेन जो है ये अमेरिका का है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बहुत तेज़ जब अमेरिका में तूफान और तेज़ हवाएँ चलती है तो उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपसे ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछा गया है, तो विली विलीज जो है ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन-सा प्रायद्वीपीय नदी जो है वो अरब सागर में गिरता है? तो ये साबरमती नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय नदी है और अरब सागर में आके गिरती है। प्रायद्वीपीय मतलब भारत का ये वाला जो हिस्सा है, और ये कहाँ पे आके गिरती है? तो ये यहाँ पे आके गिर जाती है, जिसे कि अरब सागर के रूप में जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, तो ये साबरमती नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो ये कृष्णा नदी का स्रोत है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर से गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो वहाँ से ही कृष्णा नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? तो सागौन जो है, आप इसका राइट आंसर है सागौन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन-सी नदी होती है? ये है माही और साबरमती नदी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि माही और साबरमती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे गहरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, मतलब भूपर्पटी के रूप में माना जाता है। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, बाहरी भाग, उसे क्रस्ट के रूप में बोलते हैं, क्रस्ट के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान फॉर्म में माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, वर्ष के दौरान फॉर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फॉर्म की बिक्री। तो इनको आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारा जो परिवर्तन है वो निकल कर सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो इसमें आपको बताना है कि पूर्व दिशा की ओर कौन-सी नदी बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है। तो आपका राइट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज़राइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन-सी है? तो इसमें आपको बताना है कि इज़राइल और जॉर्डन के दक्षिण-पश्चिम एशिया में जो एक सॉल्ट लेक है, उस सॉल्ट लेक का नाम क्या है? तो उसका नाम है डेड सी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इज़राइल और जॉर्डन के बीच कौन-सा लेक है? इसे सॉल्ट लेक कहा जाता है, इसका नाम है डेड सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत के किस राज्य में बड़े बाँधों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बाँध कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र राज्य में है। तो आप इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि भारत में राज्य में सबसे बड़े बाँधों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है? इसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बैलास्टिक के रूप में किया जाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, इनका कोई हाथ-पैर, सर-पैर नहीं होता, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि हॉर्नब्लेंड, तो हॉर्नब्लेंड एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग जो है राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बैलास्टर के रूप में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछ ले कि ऐसा कौन-सा खनिज है जिसका उपयोग जो है वो राजमार्ग मतलब जो सड़कें तैयार होती हैं, उसको बनाने में किया जाता है और रेल मार्ग बैलास्टर के रूप में इसे तैयार किया जाता है। तो हॉर्नब्लेंड ऐसा खनिज जो है वो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? जो भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियाँ हैं, इनका संगम देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी में से एक है? तो वर्धा नदी है किसकी? गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य के समूह में बहती है? तो लूनी नदी जो है इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पे बहती है। तो लूनी नदी बहती है राजस्थान और गुजरात से होकर। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लूनी नदी जो है वो राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? एक ही दिन के दौरान होने वाले सबसे ऊँचे तापमान और सबसे कम तापमान के अंतर को दैनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक ही दिन में
जो सबसे उच्च तापमान और सबसे निम्न तापमान का अंतर होता है उसे दैनिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में धुएँ एवं धूल के कण पर जल की बूंदें के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ये धूम कोहरा कहा जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वायुमंडल की निचली परतों में धुएँ एवं धूल के कणों पर जल की बूंदें अगर हमें गिरते हुए दिखाई देती हैं और जल की बूंदें अगर उस पे गिरती हैं धूल की कणों पर, तो उसे धूम कोहरा के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन-सा है? माजुली है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो माजुली द्वीप जो है, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, मतलब वहाँ आपको ज़्यादातर लोग देखने को मिल जाएँगे, जो वहाँ पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो भारत में लगभग 100 से 120 दिन का मानसून होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि भारत में लगभग 100 से 120 दिन का मानसून होता है। जैसे जून, जुलाई, अगस्त के आसपास जो 3 महीने हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियाँ प्रणाली के और उनकी सहायक नदियों के परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्पों में किसी असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें आपसे पूछा है कि भारत में जो उपमहाद्वीपीय उत्तरी मैदान है, उनका निर्माण कौन-सी 3 प्रमुख नदियों से हुआ है? तो उसमें आपको बताना है कि उसमें कौन एक ऐसी नदी जो उसमें नहीं ऐड होती है। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीनों नदियाँ जो हैं, वो उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं, लेकिन जो गोदावरी है, ये साउथ में बहती है, इसलिए ये हमारा जो है मेल नहीं खाता, असंगत हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी मैदान पे 3 प्रमुख नदियाँ निर्माण करती हैं, वो हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। लेकिन जो गोदावरी है, वो थोड़ा नीचे की साइड में बहती है। जो साउथ की साइड में होता है, तो गोदावरी वहाँ पे बहती है, इसलिए ये उत्तरी मैदान का निर्माण नहीं करती। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो लोहित जो है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गंडक है वो गंगा की सहायक नदी है, यमुना है और कोसी है, लेकिन वो लोहित जो है वो गंगा की सहायक नदी में से नहीं आती। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन-सी खरीफ की फसल नहीं है, तो ये गेहूँ जो है ये खरीफ की फसल नहीं है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेहूँ जो है वो रबी की फसल होती है। तो आप एक चीज़ को याद रखेंगे कि गेहूँ जो है वो एक रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य उस भूमि पर रहते हैं जिसे प्राप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा इसका भाग नहीं है? जो आर्य है वो सप्त सिंधु जिसे कि 7 नदियों का भूमि कहा जाता है, तो वो ऐसी कौन-सी नदी है जो इसका भाग नहीं है? तो क्षिप्रा नदी जो है वो 7 नदियों की भूमि का भाग नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सप्त सिंधु में क्षिप्रा नदी नहीं आती है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल की कितनी है? जो मृत सागर है, उसकी लवणता प्रति लीटर जल में कितनी है? तो 340 ग्राम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल की कितनी है? तो 340 ग्राम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से महीनों में समूह जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड होता है? तो इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऐसे कौन से महीने हैं, जिनमें कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड हमें देखने को मिलता है? तो ये है दिसंबर और जनवरी का महीना। तो जैसे आप यूपी, बिहार में रहते होंगे, तो आपको पता होगा कि दिसंबर और जनवरी में ही हमारे यहाँ जो है ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड का महीना कौन-सा होता है? तो दिसंबर और जनवरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन-सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है? तो ये है हमारा दक्षिणी महासागर। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग कितने प्रतिशत जो यात्री हैं, वो अपना यातायात सड़कों के द्वारा खींचते हैं? तो 87% ऐसे लोग हैं, जो कहीं आने-जाने के लिए सड़कों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की माप से जो रिकॉर्ड प्राप्त होता है, उसे भूकंप लेख कहा जाता है। तो जैसे आपको पता होगा कि जो सिस्मोग्राफ होता है, उसे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप जो है, वो कितना तेज़ था और जो उस रिकॉर्ड को प्राप्त करते हैं, उसे भूकंप लेख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो इसमें आपको बताना है कि पूर्वी तटीय बंदरगाह इनमें से कौन है? तो वो है चेन्नई बंदरगाह। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चेन्नई बंदरगाह जो है वो पूर्वी में है, इसलिए इसको पूर्वी तटीय बंदरगाह जो है वहाँ पे देखा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक कौन-सा एक अच्छा उदाहरण है? तो चेन्नई बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? तो भा आप इसका राइट आंसर देख रहे होंगे कि ये अक्टूबर की गर्मी है। तो आप ये चीज़ को याद रखें कि भारत में लौटता मानसून से संबंधित क्या है? अक्टूबर की गर्मी। जैसे कि
जो मानसून है हमारा वो अक्टूबर के लगभग खत्म हो जाता है, तो अक्टूबर में हल्की-हल्की गर्मी हमें देखने को मिलती है। मतलब बारिश भी नहीं होती और गर्मी का माहौल भी रहता है हल्का-सा। तो इसी को बोलते हैं भारत में जब लौटा मानसून होता है, तो अक्टूबर में हमें हल्की-सी गर्मी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी नदी हिमालय से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि इसमें से कौन-सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? तो गंगा नदी हो जाएगी जो हिमालय से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वो भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के समीप है। तो आप इसको याद रखेंगे कि न्यू मूर द्वीप जो है वो भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके पास में है? तो बांग्लादेश के पास में है न्यू मूर द्वीप। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन-सा कोयल निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? तो इसमें आपको बताना है ऐसा कौन-सा कोयला है जो निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? तो लिग्नाइट। तो लिग्नाइट ऐसा कोयला होता है जो भूरा होता है और आर्द्रता से भरा होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? जो भारत में पहली बार एक कपड़ा मिल लगाई गई थी, तो वो कहाँ पे लगाई थी, किस जगह पे? तो ये मुंबई में लगाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला मानसून राम किस पहाड़ियों की दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है? तो आपसे बताया गया है, पूछा गया है कि मानसून राम जो है वो किस पहाड़ियों की दक्षिण श्रृंखला में स्थित है? तो ये मानसून राम खासी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मानसून राम जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, ये कहाँ पे स्थित है? तो खासी पहाड़ियों में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है स्थलमंडल। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को बोला जाता है स्थलमंडल। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, पर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे इसमें आपको बताना था कि जो ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कि डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में यही पूछे जाते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की या फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम्स के लिए याद रख लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ब्रह्म समाज है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। इसी तरह रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की? तो वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। इसी तरह है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और इसी तरह है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में ये हमेशा आपको देखने को मिलता है। यहीं से क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की स्थापना किन-किन लोगों ने की है, उनके डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अपने एग्ज़ाम्स के लिए याद करके जाएँगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंडक नदी किस सहायक नदी की सहायक नदी है? तो जो है वो गंगा नदी की ये सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गंडक नदी जो है वो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? जो पश्चिम बंगाल है हमारा, उसमें चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं 1 साल में? तो वो 3 फसलें उगाई जाती हैं 1 साल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिशांकु और जमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। किसानको और जमुना किस नदी का एक और अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो और जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाएँ से सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये हवा की दिशा में। तो आप इसे याद रखेंगे कि पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो हवा की दिशा में ज़्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारे कुछ लास्ट क्वेश्चन जो है, सुबर्णिया, जिया, भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र, गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, आप इन सभी को याद रखेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र इम्पोर्टेंट है, गंगा इम्पोर्टेंट है, तो इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, आप उनको भी याद रखेंगे। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, सुनबरिया, जिया, भराली, धनसिरी और पुठीमारी, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, कौन-सा राज्य लू से प्रभावित होता है? तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन-सा स्टेट है जिसमें लू चलती है? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। अगर यूपी होगा तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार होगा तो भी। तो नॉर्थ के ये 3-4 स्टेट हैं जहाँ पे लू जो है वो गर्म हवा होती है, वो गर्मी के मौसम में चलती है। तो राजस्थान में लू चलती है क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो लू से प्रभावित राज्य यही है, राजस्थान। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि सीजीएल 2024 में ज्योग्राफी के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाएँगे अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए।
तब तक पढ़ते रहिए और हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।